बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बानी पीटीआई किस इंतखाबी हल्के से मैदान के अंदर उतरते हुए नजर आएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे कि कौन सा अहम लीडर किस हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहा है। मुकम्मल तफसील हमारे पास है, मगर ये भी देखेंगे कि कोई पार्टी छोड़ रहा है तो किसी से कागजात नामजदगी जो है वो छीने जा रहे हैं। जो इलेक्शन के हवाले से माहौल है, उसकी जो हंगामा खेजी है, बड़ी अफसोसनाक किस्म की उसकी इब्तिदा हो चुकी है। आपके सामने रखेंगे मियांवाली से अमजद नियाजी हैं, गुजरात से सैयद फैजुल हसन शाह हैं और चौधरी अरशद साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का जो इंतखाब है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक अजाब बन चुका है। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त मैदान में उतर आए हैं खवातीन के लिए। कौन सी दो ऐसी खवातीन हैं जिनको उन्होंने कहा कि जी लाजमी उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो खबरें आ रही हैं मुसलसल के चचा भतीजी आमने सामने आ गए हैं, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ये हमें रिफ्ट बाकायदे तौर पर नजर आ रही है? मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड का आज रंगारंग किस्म का इजलास था, उसकी बड़ी अहम डिटेल है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे अहम जो रंगारंग चीज है वो ये है कि इलेक्शन का माहौल बन गया है, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए। जहां से जो खबर आप देखें कि फलाना लीडर है उसने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, फलाने ने जमा करा दिए, कुछ अफसोसनाक भी इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं, मगर इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। इलेक्शन का जो माहौल शुरू हुआ है वो बड़ा यकतरफा शुरू हुआ है कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो ही ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो चौथा एक गेयर लग गया है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीटीआई को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो एक फेयर तरीके से इलेक्शन लड़ पाएँ। क्लियरली ये चल रहा था। कल हमने देखा कि मियाँ शफीक राई साहब का बड़े एक कसम पुरसी की हालत में उन्होंने, एक होता ना इंसान पढ़ने के लिए वो कह रहे हैं कि उनके भतीजे को उठा लिया गया, फिर उनसे मजबूर कर दिया गया। अभी एक अब साथ में आज लंबी लिस्ट आ गई है कि अमजद नियाजी साहब जो मियांवाली शेरफगंज के बेटे हैं, अपने ज़माने के शेरफगंज नियाजी साहब बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन होते थे, तो उन्होंने जो है वहाँ से मियांवाली की NA 72 से जो है ना MNA थे, तो उनका भी इस तरह का बयान आ गया है कि अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि वो भी नहीं लड़ना चाहते। और गो के उनकी फैमिली ये कह रही है कि ये ज़बरदस्ती किया गया और हम यहाँ पे फैमिली को ही वोट जाना चाहिए और उनका कोई लड़ेगा। तो याद रहे कि ये वो सीट है जिसके ऊपर हफीजुल्लाह नियाजी और इमरान खान की लड़ाई हुई थी कि वो चाह रहे थे कि नामुल्लाह नियाजी जो कि इनके फर्स्ट कज़न हैं उनको जो है दी जाए वहाँ से सीट। और इमरान खान ने पार्टी के वहाँ से सर्वे के मुताबिक जो है शेरफगंज नियाजी को के साहबजादे जो है अमजद नियाजी साहब, इनको सीट दे दी गई थी। और अभी ये भी इतला है कि इनके अफजुल्लाह नियाजी के बेटे हसान नियाजी जो है उनकी वालदा ने भी उनके बिहाफ पे आज पर्चे जो है जमा कागजात नॉमिनेशन के जो है ना करवाने के लिए लिए हैं। तो एक तो ये सिलसिला है कि सिर्फ अमजद नियाजी नहीं है, सैयद फैजुल हसन शाह साहब हैं, ये NA 70 से MNA थे, तो कमरुज़्ज़मान कायरा को हरा के आए हुए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। फिर गुजरात के हल्के PP 34 से साबिक MP हैं चौधरी अरशद, वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। तो ये एक सिलसिला, एक तो ये वाला जारी है। फिर एक और ट्रेंड जो नया है वो है कि कागजात छीनने का। याद रहे कि अब टोटल जो है ना 3 दिन है नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के, 20 से 22 एक दिन गुजर गया है, एक दिन गुजर गया, पीछे रह गए हैं 2 दिन। MQM वैसे ही शिकायत कर रही है और मैं समझता हूँ बड़ी जायज़ शिकायत है कि वो कह रहे हैं कि 3 दिन जो है कम है, इसको एक्सटेंड किया जाए। अब 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे ये जो एक नया ट्रेंड बनाया गया है कि कागजात छीन के दौड़ जाते हैं लोग। ये शाहमूद कुरैशी साहब के कागजात, ये बैरिस्टर गौर साहब ने ये बताया कि उनके कागजात जो है ना जमा कराने के लिए वो लिए थे, उसके अंदर तमाम ही पूरी अब लिस्ट होती है, एफिडेविट्स होती हैं, सारे कागजात होते हैं, वो बनाने में कुछ टाइम लगता है, तो ओरिजिनल पेपर्स होते हैं, सो उनके छीड़ के ले गए। फिर इस तरह ही बाबर नगर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शौकत बसरा साहब जो हैं, उनके भी कागजात नामजदगी छीने गए। इस तरह ही ये मियांवाली से उमैर नियाजी साहब, जिनको हद तक के इज़्ज़त का सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है, उनके कागजात
भी नामजदगी पुलिस ने छीन ली हैं, ये उनके वालिद साहब ने क्लेम किया है। फिर और ये मैन न्याजी साहब के जो है मुकामी DSP साहब ने छीने हैं। तो ये एक सिलसिला जा रहा है। और यहाँ पे ये वाला है। दूसरा है कि अब 2 दिन रह गए हैं, इसके अंदर जो है मेजर जो PTI के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आ गया है कि उनके 2 कैटेगरीज हैं। एक, उनके बेताशा लोग जो हैं वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं। जी जी। अगर वो पेश हो जाएंगे तो वो उनको ये बताया गया फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ज़ाहिर है गिरफ्तार, मगर एक प्रोसेस होता है कि अगर वो प्रोटेक्टेड बेल लेनी है या उन्होंने गिरफ्तारी के बाद उनका ये 2 दिन के अंदर ये होना है, अगर ये टाइम गुजर जाता है तो उनको इलेक्शन के इसके अंदर तकरीबन तमाम ही उनके चीदा ख़ासतौर पर लाहौर से यास्मीन राशिद, मियां असलम, ये तमाम लोग जो हैं उनकी सेकंड टियर है, वो तमाम के तमाम इसके अंदर वो आ जाते हैं। दूसरा एक PTI के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि 70 सीटें होती हैं, मखसूस सीटें 60 औरतों की नेशनल असम्बली की होती है। तो टोटल अब 342 थी, तो अब 366 गालबन रह गई हैं। उसमें से 70 सीटें हैं जो मखसूस हैं, 60 जो हैं ख़वातीन का कोटा होता है और 10 सीटें जो होती हैं वो अक़लियत की होती हैं। अगर उनका ये फैसला महफूज किया हुआ इलेक्शन कमीशन जो है एक दिन ज़ाया कर दिया है, वो इस फैसले के ऊपर बैठे हुए हैं, तो लास्ट मिनट में अगर उनको बताया जाएगा कि जनाब आपको बल्ले का निशान आपसे ले लिया गया है, या उनकी इस बात का इम्कान तो वो PTI वाले कह रहे हैं कि बहुत कम है, मगर वो पार्टी को भी अगर किसी तरीके से कोई निकाल के वक्ती तौर पर बैन कर देते हैं तो वो एज अ पार्टी जो है इन 70 क्योंकि ये परसों से पहले ये लिस्टें पेश करनी है आपने, तो अगर वो नहीं कर पाते तो 70 सीटों से महरूम होने के बाद किसी पार्टी का हुकूमत बनाने का इम्कान नहीं रह जा सकता। ये जो है हर पार्टी ने PTI क्लेम करेगी कि वो 25 से 30-40 सीटें इसमें से निकाल सके। तो पिछली दफ़ा जिस तरह उन्होंने कर लिया था, और इससे वो बाहर हो जाते हैं तो उनके इम्कानात बिल्कुल मखदूश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तलवार उनके सर पे लटक रही है। तो आमिर साहब तलवार एक लटका दी है ना, जो एक और पार्टी का नाम तब्दील करके PTIP रख दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रख दिया गया। अवाम को गुमराह करने के लिए ये स्पॉट पे आके क्यों किया? पार्टी का क्या नाम था? ये कोई पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात। अच्छा, पहले तो वो पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात PTI, ये पुराना एक तरीकाकार है कि तमाम पार्टीज का ये होता है कि आप उससे मिलता जुलता नाम हो जाता है, मिलता जुलता साइन ले लेते हैं, आपके वो हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। तो एक वोटर को कंफ्यूज करने के लिए जो है उसके बल्ले से मिलता जुलता, तीर से मिलता जुलता कोई साइन कर देते हैं, तो काफ़ी वोट इस तरह ज़ाया होते हैं। तो ये एक भी बिल्कुल वारदात आज की गई है जिसके अंदर जिसके ऊपर शुबा पड़ता है कि ये वारदात ही है। तो ये एक PTI के लिए बहुत बड़ा मसला है कि ये वाले मामला जो हैं कि 3-4 कैटेगरी आ गई है। एक, सबसे पहले तो उनके लोगों को ये 2 दिन, क्योंकि इसके अंदर ही अगर वो नहीं करा पाते, एक लंबी लिस्ट है, रोज़ के 4-4 5-5 उनकी विकटें गिर रही हैं। मेन लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब का एक हल्के के अंदर है, शौकत बसरा उनके बड़े लीडिंग है, फिर ये सिटिंग MNA फैजल हसन शाह हैं और चौधरी अरशद साहब हैं गुजरात के अंदर। तो अब ये 2 दिन में मजीद कितने लोग आते हैं? दूसरी कैटेगरी है जिनके कागजात छीन दिए जाते हैं। ये एक मैं कहता हूं बेहुदा हरकत है, समझ नहीं आ रही। कानून नाफिज करने वाले लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं आमिर साहब। तीसरा, जो उनके लोगों को जो इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आया वो गिरफ्तारी देते हैं या प्रोटेक्टेड बेल के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या 2 दिन के अंदर इतना टाइम में उनका ये प्रोसेस हो पाता है कि वो नॉमिनेशन करवा जाएं? उसके लिए अदालत का देखना है कि अदालत फुर्तियां दिखाती है कि नहीं। 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ गेस्ट में हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून है शहबाज खोसा साहब, हम उन्हें वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए लीगल राय लेते हैं। जी शहबाज खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप ओहदेदार भी हैं। ये बताइएगा, ये हम जो अगर आपने सुना और जिक्र कर रहे थे कि ये PTI के लिए प्रॉब्लम है अगले 48 घंटे के अंदर, कि अगर फॉर एग्जांपल उनको बैट का निशान नहीं मिलता तो ये मखसूस सीटों पे जो 70 सीटें होती हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्या कहेंगे इसके मुतालिक? देखें, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कि इस वक्त एट प्ले हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं कि PTI के कैंडिडेट्स को डिस्करेज किया जाए। उनमें से आपने कुछ नरेट किए हैं कि कागजात नामजदगी जो है वो छीन लिए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अप्लाई करके जिनको एटलीस्ट कागजात नामजदगी मिल रहे हैं, कुछ लोगों को तो मिल ही नहीं रहे। बाकाया कुछ लोग हैं जिनके ID कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं,
इसी तरह बहुत से लोगों के FIRओं में नाम है, उनके घरों पे बार बार रेड किया जा रहा है उनको वार्न करने के लिए कि अगर वो कोई इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। ये बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने अभी ये इलेक्शन, ये MQM मैंने जिक्र किया अभी, मैंने MQM ने जो है एक अपील की है कि ये 3 दिन का प्रोसेस बहुत मुख्तसर है, 20 से 22 के दरमियान में कागजात नामजदगी दाखिल कराने का, इसको एक्सटेंड किया जाए। गुंजाइश होती है कानून के अंदर कि इसको एक्सटेंड कर सके इलेक्शन कमीशन? जी गुंजाइश एक दफ़ा शेड्यूल दे दिया तो बिल्कुल नहीं है, अब शेड्यूल आ चुका हुआ है, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये इलेक्शन बहुत देर से मुलतवी हो रहे हैं और इलेक्शन जो है शफाफ कराना और इनकी शफाफियत को इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है और अदालतों का काम है कि इस चीज़ को ओवरसी करें और इन चीज़ों का नोटिस लें अगर इसमें कोई गड़बड़ हो रही है। तो ये जो सारे की सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं, हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, MQM ने भी हाईलाइट की हैं, इनका चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस अगर लास्ट मिनट पे जिस तरह आज अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो बल्ले के निशान वाला केस है वो उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं और अभी तक महफूज रखा हुआ है। लेट्स से कि वो लास्ट मिनट पे 48 घंटे के 2-4 घंटे रह जाते हैं, कल भी नहीं करते और परसों इतना लेट करते हैं कि उसका क्या कोई B प्लान C प्लान PTI ने सोच के रखा हुआ है और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल रखा हुआ है और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं सकता मगर प्लान रखा हुआ है जी, और जिस तरह उनके प्लान है इसी तरह इनके भी प्लान है। अच्छा चले, ये प्लान है। दूसरा एक यहाँ पे बार काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, उनकी तरफ से एक ये डिमांड आई थी सुप्रीम कोर्ट बार ने, तो ये भी कर दिया कि जनाब ये इनको घर चले जाना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके ऊपर बहुत तनकीद की। तो ये बाज़गश्त कल से ये मामला चल रहा है कि शायद ये इसलिए किया जा रहा था, इलेक्शन को इल्तवा करने का एक बहाना था। हामिद खान साहब का मैं देख रहा था बड़ा सख्त इसके ऊपर वो आया है कि उन्होंने कहा जी ये जो है जानिबदार किस्म का ये फैसला था और हमें उम्मीद नहीं है, मगर ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी के इशारे पे कर रहे हैं। शहबाज खोसा साहब, हमारा तो ख्याल था कि मामला दब गया और ख़त्म हो गया है। एजाज साहब को भी अभी तक तशवीश है कि ये इल्तवा का बहाना किया जा सकेगा? देखें, टाइमिंग हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पे वकला बिरादरी बहुत तशवीश का इजहार कर रही है और बहुत देर से कर रही है। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के इश्यूज़ हैं, इसमें जज मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर एक रेफरेंस बनाकर चलाया जा रहा है जो कि सीमिंगली अपेरेंटली उनके कुछ केसेस में डिसीजन देने की वजह से किया जा रहा है। इसी तरह ये PTI के मामलात हैं, वकला की अपनी पकड़ दकड़ है, शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरह शुएब शाहीन को पकड़ा गया, ये सारे मामलात इस किस्म के हैं जिस पे वकला की रेगुलेटरी बॉडीज़ और बार काउंसिल से तवक्को थी कि वो इन पर बड़े सख्त रद्द अमल का इजहार करेंगे। हावेवर इन सारी इलीगैलिटीज़ और इनके साथ बहुत सारी और इलीगैलिटीज़ का बार काउंसिल्स ने अभी तक नोटिस नहीं लिया और ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन के 11th आवर पे आकर 2 हलकों को बहाना बनाकर एक स्टीरियोटाइप रेजोल्यूशन निकाली गई पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से पहले, और फिर ऐसे लग रहा था कि स्टेंसिल पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बाद में वो निकाली गई और कुछ अल्फाज का तबादला किया गया और कहा गया कि ये एसोसिएशन की तरफ से है। मैं एसोसिएशन का एक नुमाइंदा हूँ, इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ, मेरे साथ और दीगर नुमाइंदगान भी हैं जिनसे मैंने पूछा कि क्या ये उनके इल्म में था कि ये हमने कोई ऐसा इजलास बुलाया और क्या कोई हमने ऐसी मजम्मत की। तो हमारे तो सदर साहब भी इस वक्त उम्रे के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सऊदीया में, उनका नाम लिखा हुआ था, उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका, बट बाकी जिन दोस्तों से हुआ किसी के इल्म में भी नहीं था। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग कि हमारे ऑफिसेज को यूज़ किया गया एक ऐसी बात करने के लिए जो कि सीमिंगली बड़ी ज़रूरी है और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट से कोई भी खुश नहीं है, मगर इसकी इस टाइमिंग पर इस वक्त आकर इस चीज़ को रेज़ करना और आगे कह देना कि ये घर चले जाएं, इससे शायबा ये होता है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी को ये शायद इलेक्शन डिले करने का बहाना चाहिए और वो इसके लिए बार काउंसिल के हमें ये उम्मीद तो है बात है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले
ये ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन के गर्दन पे अंगूठा रख के ये शेड्यूल अनाउंस करवाया है। तो मेरा ख्याल अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो इसके ऊपर मेरा बड़ा अपना एक फैसला करेंगे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता जी, आइन और कानून में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम बार काउंसिल्स बिल्कुल एक रोब रखती हैं और एक उनका एक वॉच डॉग की हैसियत से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की इलीगैलिटीज़ को पॉइंट करना उनके फरीज़े में शामिल होता है। मगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये नहीं कह सकती कि आप घर चले जाओ, और वो भी इस मौके पर जबकि बड़ी मुश्किल से ये डेट फाइनली अनाउंस हुई हो और चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये एक पत्थर पे लकीर है। तो ऐसे मौके पर ऐसी रेजोल्यूशंस पास करना शायद अप्रोप्रिएट नहीं था, और बार काउंसिल को चाहिए कि वो ये एक लीगली बहस भी चल रही है कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कोई सूरत हाल होती है तो कानून में गुंजाइश मौजूद है कि उनकी जगह पे कोई एक्टिंग आ जाएगा। क्योंकि ये एक दूसरा इसका ऑपोजिट व्यू ये आ रहा था कि जी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्शन करवाने का इख्तियार नहीं होता। क्या कहेंगे इस पर? नहीं सर, अगर एक बंदा ये क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल जो है वो ऐसा सच नहीं है, जो भी इसके इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात समझे जाते हैं, और वो उसका कोरम जो है वो 4 पर पूरा हो जाता है। अगर एक बंदा रिज़ाइन कर भी दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ पर अफवाहें और चल रही हैं कि शायद ये बहाना बनाया जा रहा है और इनको कंपेल किया जा रहा है किसी तरफ से कि चारों ही सारे ही रिज़ाइन कर दें, और उस सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। और हमारी इसमें हर वकील की, हम पूरे पाकिस्तान से लोगों के नुमाइंदे हैं और इधर बैठते हैं, और हर वकील की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन डिले किया जाए। इस पर भरपूर मजम्मत करेंगे वकला, और बार काउंसिल्स भी गालिबन इस चीज़ का शायद अहाता करेंगी इसके बाद कि शायद इनके इस ऐलानिए से ये फ़र्क ना पड़े। बट आई एम श्योर सारी बार काउंसिल्स का ये मुतालबा है कि इलेक्शन ऑन टाइम ही होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की रेजोल्यूशन में कुछ ये बताएं कि अभी 48 घंटे रह गए हैं कागजात नामजदगी दाखिल कराने के, तो क्या इस बात का इम्कान है कि इमरान खान जिनकी अभी कन्विक्शन है, तो ये जो टाइम फ्रेम है इलेक्शन शेड्यूल का, इसके अंदर जो उनकी पेशियां हैं कन्विक्शन ख़त्म हो जाए और वो लड़ पाएं? सर, हम एक दरख्वास्त दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि फ़ैसला जल्दी सुनाया जाए, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक फ़ैसला पेंडिंग महफूज है, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि जो इनकी कन्विक्शन सस्पेंड की गई है वो जजमेंट भी बेसिकली सस्पेंशन का हमने उस वक्त इस्तदा की थी। तो उन्होंने खाली उनकी सेंटेंस सस्पेंड कर दी मगर जजमेंट नहीं की, जिसकी वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रही। हमारी इस्तदा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़रूर होगी कि इसको फ़ौरन से पहले चीफ जस्टिस साहब वो फ़ैसला सुना दें ताकि इमरान खान साहब का रास्ता खुल सके। इमरान खान साहब हाउएवर मेरा ख्याल है अप्लाई ज़रूर कर रहे हैं वो 3 मुख्तलिफ सीट से, जो मैंने अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ये इमरान खान के अलावा बाकी पूरी ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर है, ख़ासतौर पे लाहौर से यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, मियाँ असलम है, काफ़ी एक लिस्ट है जो कि इश्तिहारी मुल्ज़िम अब करार दे दिए गए हैं क्योंकि वो भागे में हैं। और क्या उनके लिए खैर यास्मीन राशिद वगैरह तो गिरफ्तार हैं, उस कैटेगरी में नहीं आते। 63 लोग हैं जिनके अब इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर हो गए हैं। टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, टाइमिंग की बात है 48 घंटे रह गए हैं। तो क्या इसके अंदर वो प्रोटेक्टेड बेल या फिर उनके लिए गुंजाइश निकालना कि गिरफ्तारी उनकी एक्सेप्ट करके उनको लाओ, ये हो पाएगा? देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है और जब हिस्ट्री इसको जज करेगी तो ये एक स्याह दौर के तौर पे ही जज करेगी कि इस तरीके से एक जमात को इलेक्शन में आने से रोका गया और उसकी पॉपुलैरिटी से इतने खाइफ थे ये लोग कि इन्होंने इस हद तक जाकर एक जमात का रास्ता रोकने की, एक जमात के कैंडिडेट्स का रास्ता रोकने की कोशिश की। और इससे यकीनन इसके प्लान्स, मुख्तलिफ और प्लान्स भी हैं जो जिन पे ये इलेक्शन प्रोसीड होगा
और पीटीआई का इस वक्त वो ये गिव अप नहीं करना चाह रही ये फाइट, दे वांट टू फाइट, दे वांट टू कैरी ऑन। हाउएवर जो कानून के मुहाफिज हैं और जो आइन के पासदार हैं उन लोगों को इस बात पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये उनका कॉन्डक्ट भी हिस्ट्री जज करेगी। और ये अगर इस तरह के हरबे में ये कामयाब हो जाते हैं रास्ते रोकने में एक पॉपुलर जमात का, और उसके रिजल्ट से पहले ही उसको बाहर करने में या उसकी रास्ते रोकने में कामयाब होते हैं, तो ये कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं लीड करेंगे। और इसके नतीजे में जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उसी तरह की डिस्टेबिलिटी फेस करेगी जिस तरह की डिस्टेबिलिटी ये कई दफ़ा फेस कर चुके हुए हैं। धरने ये पहले भी देख चुके हुए हैं पाकिस्तान में, ये शारा दस्तूर सामने ही है, डी चौक सामने साथ ही है। ये साल में एक दफ़ा तो धरना यहाँ ज़रूर आ जाता है, पहले 1.5 साल एक हुकूमत चल जाती है, उसके बाद तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन ये क्रिएट करेंगे तो इससे सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा, और इन लोगों को भी लोग अच्छे अल्फाज में जज नहीं करेंगे। और इसलिए इनको चाहिए कि होश के नाखून लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिशन का काम है इस वक्त कहीं से भी होश के नाखून हमें नजर नहीं आ रहे। लेवल प्लेइंग इस वक्त मदहोशी के जो है ना नाखून बाहर निकले हुए हैं। तो ये आपने कहा कि अगर बल्ले का निशान ले लेते हैं तो प्लान भी है हमारे पास, जो कि आप शेयर नहीं टीवी पे करना चाहते। मैं हाइपोथेटिकली आपसे पूछ लेता हूं कि लेट्स से कि लास्ट मिनट पे अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता किसी पार्टी को, या पार्टी के लास्ट मिनट पे कदगन लग जाती है, तो क्या किसी और 175 पार्टियां हैं, किसी और पार्टी के नाम पे वो मखसूस रिश्ते की जा सकती हैं? कानूनी तौर पे राय ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल आपसे। देखें जी, इस वक्त तो आप कागजात नामजदगी लेके अपना आपको ऑफर कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। इस वक्त कोई सिंबल अलॉट नहीं हो रहे। सिंबल तो अलॉट होने हैं जाके मेरा ख्याल है 12 जनवरी तक का टाइम है सिंबल अलॉटमेंट के लिए। तो वो उस वक्त तक, अभी से लेके उस वक्त तक में काफ़ी गुंजाइश है। क्या बल्ले को इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती? वी आर होपिंग कि इतनी बड़ी एक हिमाकत नहीं करेंगे हमारे जो इधर अरबाब इख्तियार हैं। इसके अंदर इसका मतलब वो 48 घंटे वाला बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये इस पे कदगन नहीं आती। उसके लिए 22-23 दिन हैं जिसके अंदर ये काफ़ी टाइम होगा कि अगर लेट से कोई एडवर्स ओपिनियन आ भी जाता है तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब आपका टाइम निकालने का। खोसा साहब हमारे साथ थे, लतीफ़ खोसा आप ना कहिए। सॉरी खोसा ना कहिए, उनके साथ ज़्यादा है तो। लेकिन अभी जो आमिर साहब हालिया सूरत हाल है, इसमें मेरा ख्याल है ये भी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसमें बड़े पॉपुलर और मकबूल लोगों की, ऐसे चेहरों की शख्सियात की ज़रूरत है। मेरा ख्याल में हमें ये भी पूछ लेना चाहिए था, खोसा साहब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी मेरे ख्याल में एक अहम सवाल था अपनी जगह पर कि वो PTI ज्वाइन कर चुके हैं और गलबन इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अच्छा। पर ये बातें अभी मेरा ख्याल ये क्लियर नहीं हुआ PTI के, तो अभी यही नहीं पता कि PTI द पार्टी होगी, बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरा ये नॉमिनेशन पेपर्स की PTI के अभी जो है कम स्टेज आई है के लिए जरूर जा रहे हैं, मगर दाखिल करेंगे तो फिर पता चलेगा कौन कहां से करेगा। ये बातें भी सामने आ रही हैं आमिर साहब के खान साहब का जो नरम गोशा उन्होंने जाहिर किया उन लोगों के लिए जो खान साहब को छोड़ के चले गए थे, उसकी चाहे वो शराइत उन्होंने तय कर दी हैं, मगर PTI के पास मेरे ख्याल में जो सेकंड प्लान है वो इसी चीज को लेकर है कि किन लोगों को हम वापस लेंगे, ये हमारे ऊपर जी। ये आज गौर खान साहब ये फरमा रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल नए लोग भी हैं और उसमें काफ़ी तादाद वकला की भी है मगर जो लोग इस वक्त जेलों में हैं और जो लोग मार खा रहे हैं वो एक उनकी एक फौकियत उनको दी जाएगी और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये अभी देखना है, मगर अभी नाम क्योंकि अभी आ गए हैं कि जिन लोगों ने कागजात नामजदगी लिए हैं, लेने के बाद वो दाखिल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शंस होंगी, फिर उसके बाद ये फाइनल होंगे। पर कम से कम ये पता लग गया है कि कौन किधर कहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो इमरान खान का ये बताया जा रहा है कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। एक वो लाहौर से लड़ेंगे, एक मियांवाली से लड़ेंगे और एक इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद में क्या वो असद उमर वाली सीट से लड़ते हैं
मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स भी उनके हैं, तो असद उमर क्योंकि रिटायरमेंट ले गए हैं, तो इस बात का इम्कान है कि उनकी सीट के ऊपर लड़े जाएंगे। सही है, ये अभी बाकी भी कौन कहाँ से लड़ेगा ये क्लियर होता जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का बताया जा रहा है कि लाहौर, कराची और मानसेरा से लड़ेंगे। मानसेरा से? अच्छा, ये मानसेरा से कैप्टन सफदर साहब ने ना, वो आपको पता दरवेश आदमी गारों में कयाम करते हैं, वो उन्होंने हर शौहर दरवेश, उन्होंने कुर्बानी का ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर है मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली नवाज शरीफ साहब वहाँ लड़ेंगे। अच्छा। तो उसके बाद ये उनको ये उम्मीद है कि ये जीत जाएंगे, तो बाय इलेक्शन के अंदर जो है फिर वो लड़ पाएंगे। दूसरा, वहाँ पे इनका लोगों को गुस्सा भी बढ़ा है। आप याद रहे कि इनकी वजह से जो कि केपी के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और महताब अब्बासी साहब केपी के चीफ मिनिस्टर भी थे नून लीग के, तो वो इनकी वजह से पार्टी छोड़ गए हुए हैं और वहाँ पार्टी का मानसेरा में और हज़ारा में दो हिस्सों में बट गई है, लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ चल रही हैं, तो उनका कुर्बानी देना तुक भी समझ आती है। तो कहा मैं जी अवाम की खिदमत करूंगा, कुर्बानी की उन्होंने बात नहीं की। ब्रेक में ले लेती हूँ आमिर साहब, ब्रेक से वापस आके मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से बताया है, इमरान खान साहब के हवाले से बताया, बहुत अहम और भी लीडर शख्सियात हैं जो किन हल्कों से इलेक्शन लड़ती हुई हमें नजर आएंगी। और मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है वो आजकल बड़ा खबरों की जीनत बना रहता है, तो अब जो उनका इजलास हुआ है उसमें क्या बड़ी बात हुई है वो आप का मसला पड़ा हुआ, क्यों नहीं कहती हैं आप, जो है घबरा क्यों नहीं है कहती हैं हम जी। औरतों की सीटों की लड़ाई जो पड़ गई है, किल किल का लफ्ज हुआ है, वो आपको बताएंगे। चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, नून लीग के हवाले से चीजें चल रही है, दीगर जमातों के हवाले से मेरे ख्याल में शामिल करते हैं चीजें कि कौन कौन से हल्कों से लोग शामिल हो रहे हैं। ये अब थोड़ी सी, क्योंकि अब कागजात नामजदगी की स्टेज आ गई है, तो अभी लोग रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद इनको फाइल करवाएंगे, तो 20 और ये अगले 48 घंटे के अंदर ये प्रोसेस होना होगा। जो नहीं कर पाएगा तो वो मारा जाएगा। सो इसलिए वो वक्त का मैं मुकाबला सख्त जान की बाजी लगा के जिसने भी सियासी तौर पे सरवाइव करना है, तो खवातीन की लिस्टों में भी जिन्होंने आना है जान वो जान लड़ानी पड़ जाएगी, जान लड़ा देंगे। और ये भी कराने के लिए अब नवाज शरीफ साहब का मैं पहले ही बता रहा था कि वो लाहौर, कराची और मानसेरा से आने के उनके इम्कानात हैं, और बताया जा रहा है कि वो शायद NA 130, क्योंकि नई हल्काबंदियों के बाद हैयत बदल गई है, सो ये अब देखना होगा बारीक बीनी से कि ये पुराने हल्कों के साथ किस तरीके से इसका मुआवजना किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी वो चेंज हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब कहाँ से आमिर साहब आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जी, उनका बताया जा रहा है कि लाहौर और कराची से, याद रहे कि कराची से वो बड़े थोड़े मार्जिन के साथ से हारे थे पिछली दफ़ा, मगर ये जिस तरह की नवाज शरीफ साहब गिला कर रहे हैं कि जी कराची वाले गिरबान में अपने झांके देखें और मैंने अमन दिलाया, तो ये कोई जीतने वाली बातें नहीं है। पता नहीं है अब शहबाज शरीफ के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि कराची से बड़ा रिएक्शन आया है, MQM से भी बड़ा रिएक्शन आया है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि अमन के बाद कराची में हमने करवाया, उसका मतलब होता है वो ऑपरेशन जो है MQM के खिलाफ हुआ था, तो उनके जख्मों को खरीदने वाली बात है। तो उसके बाद उनसे आप एडजस्टमेंट भी मांग रहे हैं और रियायत भी मांग रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं साथ आमिर साहब ये भी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो 4 वोटों से बरतरी दी गई थी सेकंड पार्टी को, उसमें 1 वोट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था, वो ये भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं। और उनका शहबाज शरीफ साहब फिलहाल NA 242 का कहा जा रहा है कि वहां से उन्होंने जो है ना फॉर्म वसूल किए हैं। दूसरा, लाहौर में शहबाज शरीफ जो है NA 123 अब ये है, और हमजा शहबाज जो है वो NA 118 से बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि वो सूबे के उम्मीदवार भी होते हैं कि नहीं होते भी हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये अभी क्लियर नहीं है कि नून लीग का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। शहबाज शरीफ होंगे, मरियम बीबी होंगी, हमजा होंगी। हाँ, मरियम बीबी जो हैं
तो लाहौर में कुलसूम नवाज का रफरी जो हल्का था ये अब उसका 118 तकरीबन बन गया है, पूरा उस तरह का नहीं है, तब्दील हो गया है। मगर उसके साथ वो 2 सूबाई हलकों पे भी बताया जा रहा है कि उम्मीदवार होंगी और शायद वो कराची से भी लड़ें। गालिबन ये 119 बनता है आमिर साहब, 118 से हमजा शहबाज हो गया, 119 से 119 सही फरमा रहे हैं, दुरुस्ती का शुक्रिया। और अब कराची से शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, मरियम बीबी भी अभी हो सकती हैं। सही। उसके बाद फिर याद रहे कि 119 में जहां मरियम बीबी हैं वहां पे अलीम खान ने भी अपने फॉर्म हासिल किए हैं और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अपनी पुरानी सीट पे 2007 नवाबशाह 1 वहां से लड़ने का बताया जा रहा है, 207 से। जी। बिलावल भुट्टो जो हैं वो लाड़काना से तो लड़ ही रहे हैं, 194 NA 194 से उन्होंने कागजात करवाए हैं और वहाँ पे उनको एक टफ टाइम जो है राशिद सुमरो जो UI के भी देखते हैं उनके आपस में एडजस्टमेंट। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे आमिर साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है आपके लिए जो अलीम खान साहब और मरियम बीबी के हवाले से NA 119 की आपने बात की है। शहबाज शरीफ साहब इस बात में मुसर हैं कि सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए इस पैगाम पाकिस्तान पार्टी से, कहीं वो इसी हल्के के अंदर तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और इसमें किसके लिए वो सीट एडजस्ट करेंगे, मरियम बीबी के लिए या अलीम खान के लिए करेंगे? एडजस्ट कर रहे हैं और उनकी पार्टी के भी बेताशा लोग एडजस्ट कर रहे हैं। पहले ही इस बात पे किलकिल पड़ गई है। फैसलाबाद में जिस तरह तलाल चौधरी को नहीं एडजस्ट किया गया, एहसान अफजल को नहीं एडजस्ट किया गया, वो तो है ना सिटिंग MNA जो मुनर्रफ अफराद के। अब ये इस्तेकाम पार्टी के लिए कुछ जायज निकालना कि वो लोधरा से निकालें, मुल्तान से निकालें, लाहौर से खास तौर पे, तो पहले ही जो है वो जवाल पजीर रही है। पिछले इलेक्शन के अंदर नून लीग की सीटें जो हैं वो GT रोड पे भी आप देखें पिंडी पूरा उड़ गया, लाहौर से 4 हार गए, तो वो नहीं चाहेंगे कि मजीद ये कम हों, वो बढ़ाना चाहेंगे। तो ये एडजस्टमेंट की वजह से अगर जो कही जा रही हैं 10 से लेके 15 सीटें, अब अलीम खान को जो है मरियम बीबी को विड्रॉ करके अलीम खान को तो जितवाने रहे, पर याद रहे कि इन सीटों के ऊपर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ लाहौर की, ये PTI के भी कैंडिडेट आने हैं और PTI का जो मर्जी ठीक है, काफ़ी लोग इश्तिहारी होंगे, कईयों को नहीं जमा कराने दिया जाएगा, कुछ लोगों को मार के दौड़ा दिया जाएगा। और दूसरा एक और जो लाहौर में कि एक लतीफ़ खोसा साहब देखना होगा किस हल्के से उनको अगर वो लड़ते हैं तो लड़ाया जाएगा। फिर शफकत महमूद साहब ने पेपर जमा कराए हैं मगर उनसे नाला रहते हैं कि वो क्राइटेरियन ये है कि उनका वैसे कि वो गिरफ्तार नहीं हुए तो एक किस्म का उनके, मगर उनकी सेहत के मसाइल रहे हुए हैं। सो देखना होगा कि वो लड़ते हैं नहीं लड़ते। तो सलमान अकरम राजा साहब को इस बात का इम्कान हो सकता है कि उस सीट पे लड़वाया जाए क्योंकि ये वो सारी गुलबर्ग की एरिया जहां वो इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, चौधरी निसार साहब बड़े लाइमलाइट के अंदर हैं इस वक्त। जी, चौधरी निसार साहब जो हैं बतौर आजाद उम्मीदवार बताए जा रहे लड़ेंगे। अच्छा। ये अपने आबाई हल्का NA 53, इसकी भी है थोड़ी सी तब्दील है, वहां से लड़ रहे हैं। बिलावल को ये भी कहा जा रहा है कि दीर बाला अपर दीर से लड़ाया जा सकता है, साथ में लड़काना के अलावा, और आसफा भुट्टो को शायद लियारी से लड़ाया जाए। ठीक। सो ये भी है। फिर चौधरी साहब के ऊपर हैं परवेज इलाही साहब। जी, परवेज इलाही साहब जो हैं वो अभी तक 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। पहली तो बात यह है कि अभी देखना है कि वो आया जेल में हैं तो उस दौरान में क्या उनको कन्विक्शन तो नहीं कर दी जाती या उनके ऊपर कितना प्रेशर आता है। तो एक तो वो जो चकवाल की सीट है जहाँ पे चौधरी शुजात के साहबजादे जो जीते थे, तो एक तो ये वो वहाँ पे तलागंग वाली सीट है। दूसरा वो गुजरात से ज़ाहिर है लड़ना चाहेंगे। अब देखना है कि गुजरात में वो क्या 3 वे होती है कि इनके मुकाबले पे क्यू लीग का भी गुंजाइश नहीं निकल रही, नून लीग के वो गुंजाइश इनको भी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे अभी तक। और मंडी बहाउद्दीन से तीसरा उनको कहा जा रहा है। तो जाहिर है चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो सूबाई हल्कों में भी है। गौर खान को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान के अलावा बाकी लोगों को एक सीट पे लड़ना दिया जाए। अच्छा। तो अब ये देखना होगा कि परवेज इलाही साहब क्योंकि PTI ज्वाइन कर चुके हुए हैं, बहरहाल वो एक हैवी वेट हैं, तो आया उनको 2 या 3 उस पर लड़ने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है। हाँ। और उनको मिलती है तो और किस किस को फिर मिलेगी, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। जहांगीर तरीन जो हैं
बलोत्रा से एक NA 155 जहाँ से मियाँ शफीक साहब को अल्हम्दुलिल्लाह डरा धमका के बैठवा दिया गया है। तो ये वहाँ पे अभी देखना है कि मियाँ शफीक के बैठने से एक इलाके में एक रिजेंटमेंट भी है, वहाँ के पुराना सियासी खानदान है, तो एक रिएक्शन भी आएगा। फिर ये देखना है कि PTI वहाँ से किसको खड़ा करती है। फिर वहाँ पे सदीक बलोच साहब हैं, आया वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या नून लीग उनको एडजस्ट करती है, या नून लीग जहांगीर तरीन को गुंजाइश देती है, वहाँ पे एडजस्टमेंट करती है नहीं करती है, ये सवाल है। सब ये भी हुमायूं अख्तर खान का कह रहे थे कि बड़ा डेंट पड़ गया मैं लास्टली कह दूं कि सूबाई सीट के लिए भी लड़ रहे हैं। PP 228 से बताया जा रहा है जहांगीर तरीन, जाहिर है उनकी भी बहुत ख्वाहिश रही, वो भी एक कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्ट्री के पंजाब के। उनको पता है प्राइम मिनिस्टर तो शायद वो नहीं बन सकते, तो अभी तो उनके ऊपर कन्विक्शन का भी एक क्वेश्चन है कि ये पता नहीं, ये एक भी सवाल है कि नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए भी ये एक सवाल था कि क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिनकी कन्विक्शन है उनको मिलेंगे नहीं। नॉमिनेशन पेपर तो उनको भी मिल गए हैं, नवाज साहब को भी मिल गए हैं। सो आप ये देखना है कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आएगा या ये जो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कानून तब्दील कर दिया गया इलेक्शन कमीशन का वही चलेगा। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है मेरे ख्याल में। जी हुमायूं अख्तर साहब लाहौर से नहीं लड़ रहे, वो बताया जा रहा है कि जो है फैसलाबाद से 97 से लड़ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी वहाँ पे शुगर मिल है तांदरिया वाला, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने के जा रहे हैं। तो अभी बाकी हसन न्याजी का हम बता चुके हैं कि उसके शेख अंसर अजीज साहब भी जो है वो भी हमें इलेक्शन में नजर आएंगे। देखना ये है कि उनको टिकट मिलती है, क्योंकि इससे भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं नून लीग के। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। वक्त भी खत्म हो चुका है, देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।